नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ये मोदी सरकार 3.0 जिसको कहा जा रहा है, हालाँकि ये 3.0 उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप मीडिया में इसका गुणगान देखते हैं। लेकिन तीसरी बार जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, बैसाखियों पर टिकी हुई ये सरकार है, तब से लग रहा है कि प्रधानमंत्री को बहुत शौक है रिकॉर्ड बनाने का और इस बार लग रहा है वो यू टर्न्स का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरह से वो यू टर्न्स ले रहे हैं अपनी लाई हुई योजनाओं पर विपक्ष के दबाव में, उससे तो लग यही रहा है कि ये सरकार अब यू टर्न मानने में भी और नरेंद्र मोदी यू टर्न लेने में भी अब रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। इसके मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर से जुड़ी दो खबरें आपके सामने रखना चाहती हूँ। आपको पता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में वोटिंग होगी। दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है हार के डर से और यही वजह है कि कल पूरे दिन चिंतन मंथन किया गया और उसके बाद आज सुबह लिस्ट जारी हुई उसके थोड़ी सी देर के बाद लिस्ट को भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिया और उसके बाद जब नई लिस्ट आई तो उसमें 44 की जगह 15 लोगों के नाम थे और फिर उसके बाद एक और नाम उसमें ऐड किया गया, यानी कि 16 नामों की लिस्ट उसने जारी की और वापस लेने की वजह ये बताई जा रही है कि उसमें कुछ दिग्गजों के नाम शामिल नहीं थे। लेकिन अभी की खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पैराशूट कर कर अलग अलग पार्टियों से जो नेता आप लेकर आए हैं, आप उनको टिकट दे रहे हैं और जो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ा रहा, जिसने मेहनत की, मशक्कत की, उसको दरकिनार किया जा रहा है। और ये लगभग हर इलेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है, लोकसभा से लेकर विधानसभा, कि पैराशूट करके जो नेता लाए जाते हैं उनको हाथों हाथ इनाम दिया जाता है, या तो राज्यसभा भेज दिया जाता है या फिर टिकट दे दिया जाता है और मंत्री भी बना दिया जाता है। लेकिन जो कार्यकर्ता दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसको पूरी तरीके से दरकिनार किया जाता है। और अभी भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू में दफ्तर है, वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ता कर रहे हैं। इससे आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में किस मुश्किल में फंसी हुई है कि एक तो उसके पास कैंडिडेट्स नहीं है कश्मीर में, और अभी जब उसने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी भी की है तो उसे वापस लेनी पड़ी है। और वहीं हरियाणा में तो आपको पता है कि 1 तारीख को वहां पर एक ही चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकायदा तौर पर लेटर लिखकर इलेक्शन कमीशन को ये सिफारिश की गई है कि इसको 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो छुट्टियों का समय है और छुट्टियों में जो शहरी वोटर है वो अक्सर हॉलिडे में चला जाता है। एक तो आप उस शहरी वोटर की को किस तरह से आंक रहे हैं, सवाल ये उठता है, और दूसरा आप इसमें ये भी देखिए कि कैसे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको ये लगता है कि ग्रामीण वोट बैंक तो उसके पाले में आने जाना नहीं है, तो शहरी वोट बैंक जो है, जो शहरी वोटर है, वो भी उसे वोट नहीं देगा अगर ये हॉलिडे के वक्त में ये अगर वोटिंग वहां पर होती है। तो इसलिए उसने चुनाव आयोग को इसको लेकर भी सिफारिश की। और आपको वैसे ही पता है कि हरियाणा में हालत बहुत खस्ता है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो मुंह बाहे खड़े हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें है मोदी जी की बहुत फेवरेट कंगना रनावत, जो अपने नफरती बयानों के लिए, विवादास्पद बयानों के लिए, अपनी बदजुबानी के लिए वो जानी जाती हैं और उनको तमगा भी दिया गया कि उनको लोकसभा का टिकट दिया गया और मंडी से अब वो चुनी हुई एमपी है, यानी कि जनता के द्वारा चुनकर वो पार्लियामेंट में पहुंची हैं। और एक ऐसी नेता एक अखबार को दिए इंटरव्यू में वो कह रही थी, किसानों के लिए जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है उसको मैं यहाँ पर दोहराना भी नहीं चाहती हूँ। और इससे ये साफ हो गया है कि आने वाले जो हरियाणा के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं कंगना रनावत के इस बयान की वजह से, क्योंकि किसान पहले से ही नाराज हैं और किसानों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है, जिस तरह की बदजुबानी की है, जिस तरह की नफरत का इस्तेमाल कंगना रनावत ने किया है, उसको लेकर अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी सुप्रिया शिनित ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं।
इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या यह कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे। तो सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुना। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ कर दिया है कि अगर इसका खंडन नहीं आता है, कंगना रनावत इस पर माफी नहीं मांगती हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और अगर ऐसा है तो फिर हरियाणा की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता और खासतौर पर हरियाणा की जनता उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि किसानों को लेकर जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कंगना रनावत ने किया है बाकायदा तौर पर एक इंटरव्यू में, और उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई नदामत भी आपको नहीं नजर आएगी। और इसी तरह के बयानों के लिए वो जानी जाती हैं। एक और मुद्दा जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी, उसको लग रहा है कि उसने एक मास्टर स्ट्रोक वो लेकर आई है इस इलेक्शन से पहले, और हेडलाइंस मैनेजमेंट का एक पूरा खेल उसने शुरू कर दिया है। आपको पता है लगातार ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही है और कांग्रेस इसको सपोर्ट करती रही है। कई राज्यों में उसने इसको नाफिज भी किया, हालांकि उसका उस तरह से उसे पॉलिटिकल फायदा नहीं मिल पाया। और एनपीएस लाया गया यानी कि न्यू पेंशन स्कीम लाई गई। अब उसके बाद यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। इसको लेकर जहां कांग्रेस का ये कहना है कि ये यू टर्न वाली सरकार है और यूपीएस में यू का मतलब यू टर्न है, तो वहीं आम आदमी पार्टी से लेकर आरजेडी और दूसरी विपक्षी पार्टियां इसको न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या यह कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आप। तो अभी आपने सुना यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत को, और मैं बात यहाँ पर कर रही थी ओपीएस और यूपीएस की भी कि सरकार को लग रहा है कि उसने मास्टर स्ट्रोक खेला है। हेडलाइंस मैनेजमेंट का पूरा खेल जो है वो उसका शुरू हो गया है यूपीएस को लेकर। आपको पता है ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगातार लोग करते रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार इसकी मांग करते रहे। कांग्रेस ने कई राज्यों में इसको नाफिज भी किया है और एनपीएस लेकर आई थी सरकार यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, और अब वो लेकर
आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और जिसको लेकर जहां कांग्रेस ने ये कहा है कि इसमें यू जो है वो स्टैंड करता है यू टर्न के लिए, तो वहीं आम आदमी पार्टी से लेकर और आरजेडी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनपीएस यूपीएस से ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको सुनवाऊंगी कि क्या कुछ आपके नेता संजय सिंह ने कहा है, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जुड़ गए। तीनों मेहमानों को आप स्क्रीन पर लेकर आइए। आप देख सकते हैं मेरे साथ पूजा त्रिपाठी है, कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। पूजा, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पुष्पेन चौधरी जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और किसान नेता है, जाना माना चेहरा है। पुष्पेन जी, आपका भी बहुत स्वागत और इस्तकबाल। और मेरे साथ राकेश कपूर जी जुड़ गए हैं, जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राकेश कपूर जी कार्यक्रम में। और शुरुआत में पूजा आपसे करना चाहूँ। सबसे पहले बात मैं यहाँ कंगना रनावत के बयान की और जम्मू कश्मीर में जो लिस्ट वापस ली गई है और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, और उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस, ये बीजेपी का ये कहना कि आप तारीखें जो हैं वो डिले कर दें, यानी कि 1 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है उससे आप डिले कर दें। क्या आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार से पहले उसे हार का डर सता रहा है? और कंगना रनावत के इस बयान को किस तरह से देखा जाए, और क्या आप लोग अब इस पर माफी की मांग कर रहे हैं कि कंगना रनावत इस पर माफी मांगे? क्या आपको लग रहा है जो बयान दिया गया है वो किसानों की एक तरह से बेइज्जती है और इसका नुकसान हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? बुशरा जी, ये दुर्भाग्य है क्योंकि कंगना रनावत अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मंडी की सांसद है। और मंडी की सांसद होने के बावजूद वो इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बयान देती हैं। इस देश के किसानों, जिसे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी देश की शान कहते हैं, प्रधानमंत्री जी 21 बार किसानों का नाम लेते हैं, और उन्हीं की पार्टी के सांसद किसानों को रेपिस्ट, बलात्कारी और क्या कहती हैं। मुझे लगता है कि ये शेयर्ड कल्चर है। जब प्रधानमंत्री जी खालिस्तानी कहते हैं, जब कोई कहता है कि वो मरे हैं तो उसमें मैं क्या करूं, उसमें अपने लिए मरे हैं, अगर इसे आंदोलन जीवी कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि कंगना रनावत इज अ लीफ आउट ऑफ द सेम बुक। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मतलब बहुत ही निम्न स्तर का वक्तव्य दिए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे फ्रंट लाइन के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, रविशंकर प्रसाद है या फिर प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला जैसे, तो जो कांग्रेस की छोटी छोटी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं और माफी मांगो चिल्लाते हैं, वो आज कंगना रनावत पे चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल, ये आपके पार्टी की सांसद है, एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर ये क्यों नहीं कह रही है कि वो उनके निजी बयान है? तो क्या हम माने कि ये प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खुद का बयान है, ये ऑफिशियल स्टैंड है कि रेपिस्ट और बलात्कारी होते हैं? क्या हम माने कि अमेरिका और चीन जैसे देशों का दखल की जो बात कंगना रनावत जी ने जो सीरियस बात की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेके, उस पर अमित शाह जी कुछ कहेंगे कि क्या हम माने कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? सबसे पहले तो कंगना रनावत को माफी मांगनी चाहिए, देश से हाथ जोड़ के उनका बयान रिट्रैक्ट होना चाहिए, और उन्हें किसी से, पार्टी से ये सीख मिलनी चाहिए कि वो अपना बड़बोलापन बंद कर दे। लेकिन नहीं तो हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। 1 तारीख को हरियाणा में इलेक्शन है और वहां पे बहुत बड़ा पॉपुलेशन, जाट पॉपुलेशन और किसानों पॉपुलेशन का, तो किसान आपको बताएंगे वो किस तरह रेपिस्ट हैं, किस तरह बलात्कारी हैं, किस तरह लाशें लटकी रहती थी उनके प्रदर्शन में। वो आपको पूरा चिट्ठा, आपको इसका हिसाब करके देंगे 1 तारीख को अपने वोट की शक्ति से। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर में हमने देखा, पहले अपनी लिस्ट वापस ले लेते हैं। अभी मैं 1 घंटे पहले देख रही थी, वहां के कार्यालय में लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि पैराशूट कैंडिडेट्स को आप टिकट दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। लोकसभा में 63% इन लोगों ने दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट दिया था, जो कि हमारे सामने हाल सामने है। क्योंकि जनता जो है गद्दारों का साथ नहीं देती, और ये इनके रिजल्ट से सामने आ चुका है। तो जितनी सिर फुटबॉल करनी है ये कर लें, जितना कुछ करना है। ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एनसी कांग्रेस अलायंस को लेकर। बड़ी बात यह है कि इन्होंने लोकसभा में एक भी वैली की सीट में एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, जबकि इनका बड़े बड़े क्लेम्स हैं कि 370 के बाद वहां पे पूरा राम राज जा चुका है, पर इन्होंने कोई कैंडिडेट उतारने की गलती भी नहीं की थी। तो अब अभी देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी धीरे धीरे और चीजें सामने आएंगी, अभी और इनके दरारें खुलेंगी और इनकी सारी डिफरेंसेस सामने आएंगे। और आपने कौन सा सवाल पूछा था विश्वनाथ जी?
जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ पूजा, मैं आपके पास लौट रही हूँ। पुष्पेन जी, आपसे मेरा सवाल है कि जो कंगना रनौत का जिस तरह का बयान है, आपको लग रहा है कि हरियाणा में इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है? पहले से ही बैक फुट पर है वहाँ पर सरकार। किसानों के साथ जो उसका रवैया रहा, चाहे वो पहले हम देखें जब 750 किसानों की एक शहादत हुई, उसके बाद दोबारा जब किसान आए, तब उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया और अब उन्हीं की पार्टी की एमपी इस तरह के बयान दे रही हैं, जिसका अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने खंडन नहीं किया है। क्या इसका खमियाजा हरियाणा में भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को इस बयान का? और उसके साथ साथ जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि भाई आप एक हफ्ते तारीखें जो है वो बढ़ा दे, बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिखकर इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या उसको लग रहा है कि शहरी वोटर कम से कम हमें वोट दे दे, क्योंकि ग्रामीण वोटर तो उस तरह से हमारे पास आने जाना नहीं है? देखिए बुशरा जी, भारतीय जनता पार्टी जब ये 4 जून को रिजल्ट आए हैं, उसके बाद इनके सारे निर्णय और जहां भी अब चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें एक चीज बहुत बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक डरी हुई सरकार है। और ये दिखा तो ये अब आज भी ऐसा रहे हैं कि हम लोग जो है मान लो एनडीए की सरकार है, एनडीए की बहुमत की सरकार है, एनडीए के रूप में हम चुनाव में गए थे। वास्तविकता ये है कि अपनी खुद के बलबूते पर इनको जो सीटें नहीं मिली, उसकी वजह से एक भय व्याप्त है इनके अंदर। और अब भी ये कोशिश ये करते हैं कि बिना किसी कंसल्टेशन के कोई भी निर्णय ले लेते हैं। और जैसा आपने प्रस्तावना में कहा कि उसका बाद में इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, इनके ऊपर दबाव बनता है, तब इनकी आंखें खुलती है और इनको जो है वो निर्णय वापस लेना पड़ता है। वक्फ बोर्ड वाला बिल ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जेपीसी में गया। अभी लेटरल एंट्री के विषय में जो बात आई या अन्य जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो लगातार इनकी जो है अब कह रहे हैं कि चुनाव 1 तारीख से आगे बढ़ा दो आप, और यहाँ टिकट बांट दिए, इसको वापस ले लिया। तो ये सारी चीजें दिखा रहे हैं कि रेत जिस तरीके से मुट्ठी में से छूटता चला जाता है, इस तरीके से सारा नैरेटिव जो है इनके हाथ से और ताकत और शक्ति छूटती चली जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जैसे बांग्लादेश की घटना हुई, उससे भी जो है इनके होश बिल्कुल फाख्ता है। अब ये जो कंगना रनावत ये इनकी जो सांसद बन गई है, ये महिला पहले से ही बार बार किसानों को अपमानित करती रही है। जब ये किसान वहां पर पहले हम लोग बैठे हुए थे 2020-21 के आंदोलन में, तब भी इनके बयान इनको खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, जबकि वास्तविकता ये है कि इसकी खुद की सिक्योरिटी में भी किसानों के बच्चे होंगे और पुलिस में भी किसानों के बच्चे होते हैं और सीमा पर भी खून बहाने का काम किसानों के बच्चे करते हैं। देश का पेट भरने का काम किसानों के बच्चे करते हैं। तो इन्होंने देश के लिए क्या कर दिया भाई, आरएसएस बीजेपी वालों ने? कितने इनके नेताओं के बच्चे फौज में हैं, आप लिस्ट निकाल करके देख लीजिए। ये तो जो है बड़े बड़े क्रिकेट के जो है जो वो है बीसीआई और क्या क्या उनके ऊपर कब्जा करके बैठे मलाई चाट रहे हैं। तो ये जो है लगातार अपमान करने का काम कर रहे हैं। और अब ये जो हरियाणा वाला चुनाव आ रहा है, इसमें इनको बहुत स्पष्ट है, क्योंकि पंजाब से चले हुए किसान 13 फरवरी से ही लगातार वहां पर बैठे हुए हैं हरियाणा के बॉर्डर पर, जिनको अवैध रूप से वहां रोका गया है। हरियाणा सरकार से कोई लेना देना किसानों का नहीं है। वो ऑन देयर वे जिसको कहते हैं, अपने रास्ते में है दिल्ली जाने के लिए। तो कोई भी सरकार, केंद्र राज्य सरकार यदि बीच में पड़ रही है तो वो जाकर के उसका उनका रास्ता रोक दे और 3 महत्वपूर्ण राज्यों को, चाहे पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, उसको काट दे। बड़ा नेशनल हाईवे है। तो ये बहुत ही जो है गलत परंपरा इस देश में हो रही है। अब जो हरियाणा चुनाव का सवाल है, हरियाणा चुनाव में इनकी बहुत ही करारी हार होने जा रही है। अब इतनी भयंकर हार होने जा रही है कि अब इनको लग रहा है कि हम इसको डेट को आगे पीछे कर लें या कुछ कर लें, लेकिन इसमें आग में घी और डाल दिया, ये जो बयान इन्होंने दिया है। इसके अलावा अभी कुछ किसान नेता तमिलनाडु की तरफ जा रहे थे और उनको हवाई अड्डे पर यहाँ रोक लिया। उनको ये कह दिया भाई आपके पास कृपाण है, जबकि वो पहले भी कृपाण जो उनका धार्मिक एक सिंबल है और एसेंशियल वो होता है, उसके उसको लेकर के वो ट्रेवल करते रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको उसका बहाना बना करके रोक दिया गया। तो ये सरकार कोशिश तो ऐसी कर रही है जैसे 300 पार इनकी मेजोरिटी हो, लेकिन वास्तविक ताकत इनकी स्पष्ट होती चली जा रही है कि ये इनके हाथ से नैरेटिव निकल रहा है। और बेरोजगारी हो, महिलाएं हो,
किसान हो, युवा हो, गरीब हो, ये जो ज्ञान की बात करते हैं, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये सभी मामलों में इनकी जो बयानबाजी है वो केवल खोखले नारे या खोखली बातें साबित हो रही है। तो इन सारे सेक्शंस के खिलाफ, वर्गों के खिलाफ ये काम करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। आरक्षण के खिलाफ भी है, पीछे भारत बंद हुआ, सब क्लासिफिकेशन वाली बात आई। तो ये जो है सरकार के हाथ से नैरेटिव निकल रहा है, ताकत छिनती चली जा रही है और धीरे धीरे नीचे ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है। अभी पीछे राकेश टिकैत जी ने भी एक बयान आपने सुना होगा दिया था कि भाई पिछली बार ही कसर रह गई, पिछली बार भी अवैध रूप से इन्होंने हमें रोका हुआ था, वरना हम इसमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के आदी हैं। अन्यथा अगर उसको हम जो है संसद का घेराव हम कर लेते तो ये झोला उठा करके भाग जाते। ये वास्तविकता है। अभी भी ये आंदोलन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो स्थिति बन रही है, 4 राज्यों के चुनाव ये बुरी तरह हारने जा रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। 4 राज्यों के चुनाव भी एक साथ नहीं करा पाए, ना हिम्मत पड़ी, ना इनका एडमिनिस्ट्रेटिव, और 3-3 4-4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अरे भाई, 4 राज्यों के चुनाव आप एक साथ नहीं करा सकते, पूरे देश को जो है चुनाव में ले जाने की आप बात कर रहे हैं। तो इनका सारा नैरेटिव जो है खोखला है और सत्ता इनके हाथ से खिसक रही है। आरएसएस भी नाराज है इनसे, विशेषकर ये जो 2 लोग बैठे हैं वहां सत्ता में, तो सारी चीजों को मैनिपुलेट करने का काम करते। तो इंटरनल चैलेंजेस भी इनके सामने है। राइट विंग कह रहा है कि साहब आप बार बार यू टर्न और झुक क्यों रहे हो, और इनको झुकना इनकी मजबूरी है क्योंकि इनके ऊपर एलाइज का बहुत बड़ा प्रेशर है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, या अभी ये जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, उन्होंने भी इनको आंख दिखाने का काम कर लिया। तो किस दिन कौन सा एलआई भाग जाए या इनकी बैसाखियां छिन जाए और ये औंधे मुंह जाकर के गिर जाए, पता नहीं है। अगले 6-8 महीने में बहुत बड़े बदलाव इस देश में हो सकते हैं। जी जी। अगले 6-8 महीने में बड़े बदलाव देश में हो सकते हैं और ये इस वजह से मुमकिन है कि विधानसभा के जो चुनाव है, अभी तो 2 राज्यों में हो रहे हैं क्योंकि तमाम राज्यों में कराने की शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर तमाम राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ा तो फेस सेविंग के लिए उसके पास कुछ नहीं बच जाएगा। इसीलिए शायद किस्तों में वो ये चुनाव कराना चाहती है और बात वन नेशन वन इलेक्शन की कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से लखपति बहना योजना के कार्यक्रम के दौरान जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो कैसे महिला सुरक्षा की वो बात कर रहे थे, और कोलकाता को उसमें सेंटर में रखा जा रहा है, लेकिन और तमाम जगहों पर क्या कुछ हो रहा है उसको दरकिनार किया जा रहा है। तो ऐसे संगीन मामलों में भी किस तरह की सियासत होती है वो भी सब देखा जा रहा है, और मणिपुर पे कैसे चुप रहते हैं प्रधानमंत्री, कभी उसकी बात नहीं करते, ये भी देश देख रहा है। राकेश कपूर जी, जम्मू कश्मीर में लिस्ट वापस ले लेना, फिर 15 की लिस्ट जारी करना, फिर एक और की नाम ऐड कर देना, फिर ये कहना कि उसमें दिग्गजों के नाम गायब थे। कल सारे दिन चिंतन मंथन हुआ है, ऐसा नहीं है कोई आनंद फानन में ये लिस्ट जारी की गई है, सोच समझ कर ये लिस्ट जारी की गई है और उसके बाद उस लिस्ट को वापस ले लिया जाता है। अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि आप पैराशूट करके नेताओं को लाते हैं, उनको आप सरमाखों पर बिठाते हैं और जो कार्यकर्ता या जो नेता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको आप दरकिनार कर देते हैं। हरियाणा की स्थिति आपके सामने है। हरियाणा में ये कहा जा रहा है कि भाई इलेक्शन की तारीख आप बढ़ा दीजिए। उनको लग रहा है कि शायद शहरी वोटर जो उनका है, उनको ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को, वो वोट डालने अगर नहीं निकला तो शायद फेस सेविंग के लिए भी उनके पास सीटें नहीं आ पाएंगी। और उसके बाद कंगना रनावत का ये बयान और यूपीएस जैसी योजना को लेकर आना और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के यू टर्न, हेडलाइंस में बने रहने का नरेंद्र मोदी का स्ट्रगल और राहुल गांधी के एंग्री यंग मैन वाले तेवर, इन तमाम चीजों को आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ा साफ है, मेरा ये मानना है कि इस समय 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श बदल रहा है और तेजी के साथ बदलेगा। यही राजनीति कहती है। राजनीति को हम विज्ञान भी बोलते हैं। राजनीति केवल दर्शन नहीं होता है, राजनीति विज्ञान होता है विषय। तो ये लग रहा है, सबसे पहले मैं हरियाणा पर आता हूँ। हरियाणा में भाजपा जमीन की नेता, जमीन की पार्टी नहीं है और ना वो कभी जिंदगी हो सकती है। हरियाणा में हालत ये है कि जब से डॉक्टर मंगल सेन की डेथ हुई है, बीजेपी के नेता थे वो, उसके बाद से इनके पास हरियाणा में कोई नेता नहीं है। मनोहर लाल खट्टर कहाँ के नेता हो गए?
एकदम आए, मुख्यमंत्री बन गए, चल गए। वो हवा चल रही थी उस समय, मोदी लहर कहो या बीजेपी की लहर कहो, उसमें जीत गए, लेकिन पिछली बार नहीं जीत पाए। तो बीजेपी हरियाणा में जो भी इसने अपना विस्तार किया है वो दूसरी पार्टियों के कंधे पर बैठ करके किया है। इसमें सबसे पहला जो हरियाणा, जो बीजेपी के हाथ में शॉट इन द आर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आया था जब स्वर्गीय बंसीलाल ने कांग्रेस से बाहर होकर के अपनी पार्टी बनाई थी और बीजेपी के सहयोग से सरकार चलाई थी उस पार्टी। तो जो इस बहाने ये गांव में घुसे हैं, 70 के दशक तक इन्हें गांव में इनका झंडा देख करके गांव में कोई घुसने नहीं देता था। हालांकि मेरी राय में वो बात गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हकीकत है। ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में घुस पाते थे ये, ना हरियाणा के गांव में घुस पाते थे। तो बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है हरियाणा में। और हालत ये है कि ये, मुझे लगता है अगर मैं न सीधे ना बोलूं, परोक्ष रूप से ये बात कहूं कि भाजपा जो वहां पर चुनाव मुलतवी करने, माने चुनाव की तारीख मुलतवी करने की जो पैरवी कर रही है, उसकी क्या वजह है? राजनीति में इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि इन्होंने चुनाव में जाने से डर है, इनको ये पता लग गया है कि हम हारेंगे। हार के डर से ये चुनाव को आगे डेट बढ़ाना चाहते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं? 1 तारीख को जम्मू कश्मीर में भी लास्ट लेग का चुनाव है। हरियाणा में ही छुट्टियां होंगी क्या ज्यादा? जम्मू कश्मीर में नहीं होंगी। जब आपने 370 हटा दिया तो वहां पर जम्मू कश्मीर तो और राज्यों जैसा हो गया, बल्कि उससे भी कम हो गया। वो तो केंद्र शासित क्षेत्र है अब। तो कैसे ये क्या बहाना बना रहे हैं? क्या एक्सक्यूज है? इट इज अ लेम एक्सक्यूज कि वहां पर ये चुनाव की तारीख आगे बदलवाना चाहते हैं। जैसा कि आपने अपने तकरीर में पहले कहा था कि शहरी वोटरों के बहाने बीजेपी जीतती है, जो भी करती है, सोशल इंजीनियरिंग करती है। बीच में मैंने बताया ये तब से चला आ रहा है जब चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस छोड़ी थी और उन्होंने अपनी अलग से कांग्रेस बनाई थी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। तो बंसीलाल, जिसे हरियाणा का शेर कहा जाता था, वो बकरी बनकर के बाहर निकला था। बीजेपी ये हालत कर देती है। दुष्यंत चौटाला की हालत देखिए, कितने वोट मिले उन्हें लोकसभा चुनाव में? 1% से भी कम वोट मिले। उनकी मां भी हारी, वो भी हारे। तो हरियाणा इज गोइंग टू बी द वाटरलू ऑफ बीजेपी। और इन्होंने भाप लिया है। वो गालिब ने बहुत मौजूद शेर का ये हद उसके लिए था, जिंदगी में मर्द का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। ये गालिब का शेर है जी। तो इनको ये डर लग गया है कि अब हम वहां हरियाणा में हमारी सरकार नहीं आ पाएगी, क्योंकि पिछली बार भी इनको पूर्ण बहुमत तो आया नहीं था। 40 सीटें आई थी। उसके बाद जेजीपी के 10 थे, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के, उन्होंने मिलकर सरकार चलाई। लेकिन जेजीपी की क्या हालत कर दी? जो बीजेपी के साथ जाता है, बीजेपी देखिए, बीजेपी जमीनी पार्टी नहीं है, इस जमीन की तासीर की पार्टी नहीं है बीजेपी। आज जन्माष्टमी का त्योहार है। जन्माष्टमी का त्योहार, भगवान कृष्ण को इस्लाम में हालांकि मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध है, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में मुस्लिम कवियों ने क्या क्या लिखा है ये तो आप देखिए। शाह आलम सेकंड का पोता, जो नजीर बनारसी के नाम से लिखा करते थे वो अपनी नज़में और अपनी गजलें, उन्होंने लिखा कि ऐसा था कृष्ण, ऐसा था बंसरी के बजैया का बालपन, पर ऐसा था माखन के चुरैया का बालपन। पूरी है, मुझे पूरी याद नहीं है, उससे कुछ मैंने मुखड़ा आपको सुना दिया। ये नजीर बनारसी की लिखी हुई है। जी। तो भारत
भारत की जो तासीर है उसमें रची बसी पार्टी बीजेपी शुरू से ही कभी नहीं रही है। एक वर्ग रहा है विशेष जो बीजेपी का समर्थन करता रहा है, एक वर्ग है, जी और वो वर्ग में वृद्धि हुई है, वो बड़ा है वर्ग। उसका जिस तरीके से जो वीर सावरकर तो कह करके चला ही गया था ये कि राजनीति का हिंदूकरण करो, हिंदुओं का सैनिकीकरण करो, तो यही तो हो रहा है। यही पिछले 10 सालों में हुआ है, जो कि भारत जैसे लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत बात है। इसकी तायीद कोई भी समझदार आदमी नहीं कर सकता। बीजेपी अगर एक अक्टूबर को चुनाव होता है और ये 7-8 अक्टूबर तक करना चाह रहे हैं, चुनाव आयोग भी उस पर गौर फरमा रहा है, ऐसी खबर आज है। जी जी तो साफ जाहिर है कि बीजेपी के हाथ से बाजी निकल चुकी। मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। कांग्रेस और असली मुकाबला वहां कांग्रेस और बीजेपी में ही है। तो ये बता रहा है जो उनकी चिट्ठी आयोग को लिखी, मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, और तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, और एक बात है एजाज एजाज मसीहा मेरे आगे। जी ये जो राहुल गांधी का और कांग्रेस का जो पुनर्विकास हो रहा है, कांग्रेस पार्टी अपने मूल मुद्दों पर खींच करके जिस तरीके से राजनीतिक विमर्श को ला रही है, उससे बीजेपी में फिलहाल थोड़ा हड़कंप है। अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए। नेहरू को इतनी गालियां दे दी, लेकिन नेहरू के ही लोक कल्याणकारी राज की तरफ अब ये क्या है, ये जो लेटरल एंट्री का मसला है उसको उससे वो वापस ले लिया। अब ये जो यूपीएस डिक्लेयर किया है, ये क्या है? पिछले 15 साल से केंद्रीय कर्मचारी अपनी ये मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि ओपीएस लागू करो। इस पेंशन स्कीम में तो किसी को 1000 आ जाता है, किसी को 2000 आता है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक आ जाता है। ये कोई नेशनल पेंशन न्यू पेंशन स्कीम में ये हालत हो गई थी। और जी हिंदुस्तान में जिस तरीके से संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है, उसमें रिटायर्ड बूढ़ा आदमी दर दर का मोहताज हो रहा था। तो ये राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने ओपीएस का मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठाया, और इंडिया गठबंधन के जितने भी दल थे उन्होंने उठाया। इसलिए इनको वापस वही नेहरू गांधी पर आना पड़ेगा अगर देश की राजनीति में इन्हें क्या क्या बोलते हैं, उस रिलेवेंट रहना है। अगर जी इनको वापस नेहरू और गांधी की लोक जन कल्याण की जहां बात होगी, वह नेहरू और गांधी स्वयं आकर के सबसे आगे चलने लगेंगे अपनी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी। तो यूपीएस, हालांकि इसकी टेक्निकल बातें मैं नहीं जानता हूं ज्यादा, लेकिन यूपीएस जो है वो भी इनका एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे हाथ से नैरेटिव निकल रहा है। जैसा पुष्पराज जी कह रहे थे, नैरेटिव बदल रहा है और तेजी के साथ बदलेगा। और अगले चुनाव तक आप देखेंगी कि पूरे देश की जो राजनीति है वो लोक कल्याणकारी राज पर आकर के सिमट जाएगी कि भारत किस प्रकार की व्यवस्था में रहना चाहिए। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि लोक कल्याण जो नीतियां हैं उनकी तरफ देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अभी हम देख रहे हैं कि जो सांप्रदायिक सियासत है उससे जो पूरा राजनीतिक विमर्श है वो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय और सामाजिक बराबरी के विमर्श की तरफ ये जाता हुआ नजर आ रहा है, और उसका क्रेडिट जाता है जाहिर सी बात है विपक्ष को, और खासतौर पर राहुल गांधी को, जो लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के से शुरुआत उन्होंने की, और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन और अलग अलग सम्मेलनों में वो जो जा रहे हैं, वहां जाकर भी वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल का सबब बन गया है कि उस पर करे तो करे क्या। लेकिन सवाल मेरा आपसे डॉक्टर पूजा कि अगर तारीखें बढ़ाता है
इलेक्शन कमीशन जो वो सोच विचार कर रहा है हरियाणा को लेकर और वो बढ़ा देता है, तो फिर कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या होगा? और दूसरा, क्या आप यूपीएस को अपनी कामयाबी मान रहे हैं कि ओपीएस की सिफारिश लगातार करते रहे? कई राज्यों में लागू भी किया गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हालांकि उसका राजनीतिक फायदा उस तरह से आपको नहीं मिला। और अब यूपीएस लेकर आई है सरकार, और अब यूपीएस पे उसमें यू में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यू स्टैंड्स फॉर यू टर्न, कि यू टर्न जो लिए जा रहे हैं, कि क्या आप इसको अपनी उपलब्धि मान रहे हैं या फिर आप इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी और आरजेडी ने इसका विरोध किया है और ये कहा है कि ये एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक है यूपीएस। पर थी तो एक अपडेट है कि भारतीय जनता पार्टी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और कहा है कि वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। तो जहां तक बात है कि राहुल गांधी की एंग्री यंग मैन की, विपक्ष के मजबूत होने की और देश के मुद्दों को और हर मुद्दे पे जो खड़गे जी तो ने कहा, ये कह सकते हैं पूजा की एक और यू टर्न हम बोल सकते हैं, क्योंकि है तो वो भारतीय जनता पार्टी की एमपी ही है, तो वो चुनकर तो वो उन्हीं के टिकट पर आई हैं और वो तमाम तरह के बयान वो देती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इतनी डरी हुई सरकार की अपने नेता के उस बयान से उसने पूरी तरीके से किनारा कर लिया है आने वाले इलेक्शन को देखकर। और जहां तक डर की बात है, हरियाणा में इनका डर वाजिब है। ये बहुत हास्यास्पद है कि कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन को ये लिखे कि लॉन्ग वीकेंड है तो चुनाव मत कराइए। इससे ज्यादा बेतुका रीजन मैंने कभी सुना नहीं अपने छोटे से पॉलिटिकल करियर में, मुझे लगता है आपने भी ना सुना हो। तो अगर चुनाव आयोग बढ़ाता है, जैसा कि चुनाव आयोग आजकल भारतीय जनता पार्टी आयोग बन चुका है, चुनाव आयोग बढ़ाता है, तो हमारी स्ट्रैटेजी वही है। हम जनता के मुद्दों पर, किसानों के हितों को लेकर, पहलवानों के हितों को लेकर और जाट पूरे बेल्ट के हितों को लेकर हम अभी भी काम कर रहे हैं। हरियाणा की यात्रा निकाल रहे हैं हुड्डा जी, हर कोई अपने क्षेत्रों में काम कर रहा है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, नायब सैनी जी जिनके मुख्यमंत्री हैं, अपनी पत्नी को भी इलेक्शन नहीं जितवा पाए, तो अपने वार्ड में भी वो इलेक्शन नहीं जितवा पाए, तो वो इतने बड़े जनाधार के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई ग्राउंड नहीं है हरियाणा में। और जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, आपने यूपीएस की बात की कि कुछ लाइनें हैं कि लोकतंत्र दबोची हुई निरीहता पर ताकतवर इंसान की का मुस्कान है, कि मरने वाले को ये लगता रहे कि मारने वाला बड़ा मेहरबान है। तो जिस तरीके से ये यूपीएस लेकर आए हैं, हर वक्त ये जब से 4 जून से रिजल्ट आए तब से ये यू टर्न ले रहे हैं। अब ये यूपीएस लेकर आए हैं क्योंकि ये समझ गए हैं। अभी कल की एक रिपोर्ट है ब्रोकरेज फर्म की, जिसमें बताया गया है कि जो ग्रॉस वैल्यू है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर पिछले 10 साल में सबसे कम है, कमर तोड़ महंगाई है, वेतन में कोई वृद्धि नहीं है, एमएसएमई सेक्टर बिल्कुल खराब हो चुका है, कोई बेरोजगारी है। तो मुझे लगता है कि ये झुंझुना पकड़ाने के लिए, पर जनता को ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 टर्म्स में सबसे बड़ा जुमला कुछ है तो यूपीएस है। क्योंकि यूपीएस में ये कहते हैं कि आप सबसे पहले तो जो सारे इकोनॉमिक्स और सारे वित्त सेक्रेटरी, हर कोई जो फिस्कल प्रूडेंस की बात कर रहे थे कि सरकार दिवालिया हो जाएगी, पहले तो वो ये बताएं कि उनका स्टैंड क्या है। दूसरा, जब एक व्यक्ति की, सपोज मेरी 1 लाख की इनकम है, मैं 10% हर महीने अगर मैं अपने पेंशन फंड के लिए जमा करता हूँ, तो वो 10% एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है इकोनॉमी में। अगर वो 10% होते होते आप मुझे 25 साल बाद में ये भी है, जब आप 25 साल का एक मैंडेटरी आपने टाइम लिमिट रख लिया, तो जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए एज लिमिट है 37, यूपीएससी में कई राज्यों में 40 साल है, तो 25 साल तो नहीं कंप्लीट कर पाते। तो उन्हें पहले से अगर रिटायर कर जाएंगे, आप उनसे 10% हर महीने का पेंशन फंड में लेंगे, पर अगर वो 25 से 24 साल में रिटायर हो जाए है या 19 साल में होते हैं, तो आप उनको 10,000 रुपए पकड़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये यूपीएस भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले लेकर आती तो 240 की जगह 40 में सिमट जाती। और जितना लोग समझ रहे हैं, जितना कार्मिक संगठन समझ रहा है, जितना लोग समझ रहे हैं, इसका जो पूरा मैथ कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, इन्होंने फिर से एक झुंझुना पकड़ा दिया। अपने हर झुंझुने की तरह इनके यूपीएस भी वही है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अभी स्टडी करिए, उनका एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर आएगा और हम भी इसका विरोध करेंगे कि आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। एक देश में दो स्टेजेस में चुनाव हो रहे हैं, एक देश में 3 पेंशन स्कीम्स हैं,
अच्छा, जब इतनी ही अच्छी है तो वित्त सेक्रेटरी, एमपी, एमएलए ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों ले रहे हैं? इन्हें न्यू पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो ओल्ड पेंशन ले, पर जो सरकारी कर्मचारी जो दिन रात काम करता है, और ये फिर से फिस्कल प्रूडेंस की बात करेंगे, ये काम नहीं, ये बात नहीं आती कि 14,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स लोन वेव ऑफ कर देते हैं। अभी अनिल अंबानी को सेबी ने 5 साल के लिए बैन किया है, जो राफेल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठे हुए हैं। इन लोगों को ये बढ़ाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और ये जेब से पैसा निकालेंगे 10% हर महीने एक सरकारी कर्मचारी का। तो आप न सिर्फ रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप पेंशन, मुझे लगता है पेंशन, मैं पर्सनली कहूं तो मैं अपने घर में बुजुर्गों को देखती हूँ, पेंशन उनके हाथ में एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल होता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। और ये सरकार की जवाबदेही है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें पेंशन दे। आप उन्हें यूपीएस के नाम से फिर से झुंझुना, फिर एक इलेक्शन आए, आप फिर से, आपको लग रहा है कि आपकी हालत टाइट है, आपका कोई जनाधार नहीं है, लोग गुस्से में हैं, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो आपने यूपीएस अनाउंस कर दिया। मुझे लगता है कि लोग अब ये मक्कारी के थ्रू देख चुके हैं, और ये सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। जिस तरीके से यू टर्न कर रही है और जिस तरीके से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, एक से एक खराब नीति लाकर। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, जिस तरह से वो यू टर्न ले रही है, आपके लिए भी ये मौका है कहने का, बोलने का, जो लगातार आप कह रही हैं। और क्या पुष्पेन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी पुष्पेन जी, सवाल मेरा आपसे यही है, और मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि यूपीएस को लेकर मैंने देखा है कि ट्रेड यूनियन जो हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। एक देश में 3 पेंशन स्कीम चल रही हैं, ओपीएस चल रही है, एनपीएस, और अब उसके बाद ओपीएस की तो खैर मांग की जा रही है, लेकिन कुछ राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने उसको नाफिज किया था। और एनपीएस अभी है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, और यूपीएस यानी कि नई पेंशन स्कीम जो है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो सरकार लेकर आई है। उसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सरकार का ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इलेक्शन से पहले लेकर आया जा रहा है। लेकिन ट्रेड यूनियंस ने इसको एक तरह से इसको खारिज किया है पूरे तरीके से, और ये कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा जुमला है सरकार का। जो सरकारी कर्मचारी सारी जिंदगी मेहनत मशक्कत करता है, और उसको ये लगता है कि आप जब उसकी पेंशन उसको मिलेगी, उसमें भी अलग अलग तरह के क्लॉज लगा देना, 10 साल 25 साल में आपको ये मिलेगा, फिर ये नहीं मिलेगा। एनपीएस तो वैसे ही मार्केट रिस्क पर है, तो वो तो बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन यूपीएस भी जो लाई जा रही है, उसमें उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये सरकार का सबसे बड़ा जुमला है, और इसका नुकसान भी उसको आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है? देखिए, ये जो यूपीएस स्कीम गुजरात जी लाए हैं, इसमें एनपीएस स्कीम से एक मेजर चेंज हुआ है, और वो ये है कि जो एम्प्लॉई है उसका कंट्रीब्यूशन पहले 10% था, एनपीएस में अब भी 10% है। सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% से बढ़ के 18.5% उसकी जो है पे का हो गया है। और इस अमाउंट को ये जो भी 28-28.5% बनेगा, इसको इन्वेस्ट करेंगे, और ये कह रहे हैं कि हम मिनिमम 50% लास्ट ड्रॉन पे जो आपकी है उसका हम आपको एश्योर करते हैं। ये इनका बेसिक कहना है। अब इसके क्या कैलकुलेशंस है, 25 साल की सेवा का क्या अर्थ है, मिनिमम 10,000 रुपए जरूर मिलेगी अगर 10 साल की सेवा है, बीच में क्या होगा, जो लेट भर्ती हुए हैं 25 साल कंप्लीट नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें अभी फाइन प्रिंट में आना बाकी है। और आज एक अच्छा लेख भी इंडियन एक्सप्रेस में इस विषय में हरिकिशन शर्मा जी का जो है छपा है, मेरी सुबह उनसे बात भी हुई, जो किसानों के विषय पे वो लिखते हैं। तो अभी उन्होंने भी यही कहा कि कई चीजें अभी इस पे आनी है, फाइन प्रिंट देख करके ही हम सरकार की पूरी एनालिसिस कर सकते हैं। खैर, अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर मैं सभी का ध्यान आकर्षित आपके दर्शकों करना चाहता हूँ, जो कल की बात है या परसों की, जो प्रयागराज में राहुल गांधी जी ने स्पीच दी है सामाजिक न्याय के विषय में, कि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। पार्लियामेंट में भी वो इस बात को उठा चुके हैं बार बार। अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी केवल 2-3 चीजें ही इस देश में करने के लिए जो है संकल्पबद्ध हो जाए, एक तो किसानों को एमएसपी और उनकी संपूर्ण कर्ज माफी, दूसरा बेरोजगारी दूर करने का जो है कुछ खाका पेश करें देश के सामने, युवाओं के सामने, और तीसरा है ये जो है संपूर्ण सामाजिक न्याय जिसको मैं कहता हूं। अगर इन्होंने ये 3 चीजें ही अपना ली तो इसमें बिल्कुल क्रांति होने के बिल्कुल चांस है। संपूर्ण सामाजिक न्याय के विषय में मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहूंगा
इस बारे में मैंने ये एक सोशल जस्टिस मैनिफेस्टो पिछले साल 1 मई को एक लेख लिखा था। इसमें जो है चाहे तो हमारी त्रिपाठी जी जो बैठी है पूजा जी, सोशल जस्टिस मैनिफेस्टो, इसको नोट करिए आप, इसमें आप पढ़िए। इसमें मैंने लिखा है कि भाई सबसे पहले आप संपूर्ण जो है सामाजिक जो जातिगत जनगणना है उसको कराइए। उसके बाद आरक्षण जो है उसका प्रतिशत बढ़ाइए, ये बात भी राहुल गांधी जी कह चुके और जातिगत जनगणना की बात कह चुके। उसके आगे क्या करना है ये कांग्रेस के लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे, उसको मैंने इस लेख में स्पष्ट किया है। वो साफ कहें कि इसके बाद हम लोग हर स्थान पर जो है जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करेंगे, रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करेंगे। हम अभी SC ST वर्ग को केवल लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलता है, इसको भी आप कहिए कि हम विधान परिषद में राज्यसभा में भी देंगे, और इसके साथ साथ OBC वर्ग को भी जोड़ेंगे, तो OBC SC ST सबको राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में, ये एक ही कदम बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी हो जाएगा। उसके बाद आप बताइए कि सभी मंत्रिमंडल चाहे राज्य सरकार के हो केंद्र सरकार के हो उनमें जनसंख्या के अनुपात में मंत्री बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तीसरा, जुडिशरी में भी जनसंख्या के अनुपात में जजों की भर्ती होगी, विशेषकर हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जो कैबिनेट का ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, कैबिनेट सचिव वगैरह जो है और ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह है, इन सब में भी जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ होगा। गवर्नर के पदों को भी 35-40 जो 35 के आसपास 35-36 जो राज्य है उनको मान के उसमें भी इसी प्रोपोर्शन में होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज, ED, CBI, इनकम टैक्स, ये जितने भी विभाग है, इलेक्शन कमीशन है, यानी कि हर पद पर, हर जो है विभाग में जनसंख्या के अनुपात में SC ST OBC और बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। जब तक ये नहीं हो जाता तब तक आपका ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, क्योंकि यदि डेमोक्रेसी का अर्थ यही है कि अगर 50 लोग एक वर्ग के हैं, 50 दूसरे वर्ग के हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक वर्ग के लोग 80% रिप्रेजेंटेशन ले लें और दूसरे वर्ग के लोग जो है 10%, 5% पे रह जाए। तो राहुल गांधी इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बता रहे हैं। उन्होंने कल उदाहरण भी दिया कि भाई 10 सिलेंडर वाला इंजन है तो उसमें से 1 सिलेंडर को सब कुछ मिल रहा है और बाकी 9 सिलेंडर काम करने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें सब जगह देना पड़ेगा। अगर इसको ये दे देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि भाई केवल जातिगत जनगणना से समझ में नहीं आ रहा कॉमन आदमी को इससे क्या होगा, उसके परिणाम भी आप एक एक करके बताइए बिंदुवार, कि आपको हर जगह रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, आपकी भागीदारी बढ़ेगी, संसाधनों में आपकी हिस्सेदारी हम देंगे, तब वो जाकर के एक चीज स्पष्ट होगी और फिर वहां से एक क्रांति की शुरुआत होगी। और अगर उन्होंने ये कर दिया, मैं वाकई बता रहा हूं, तो ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी से, अगर ये वास्तव में संपूर्ण सामाजिक न्याय की बात करें, राहुल गांधी से बड़ा नेता देश में कोई नहीं माना जाएगा। बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा काम है जिसको इनको कर देना चाहिए। और जिस तरह का कमिटमेंट उन्होंने दिखाया है, चाहे वो पार्लियामेंट में भी कहा है कि MSP की गारंटी देंगे, जातिगत जनगणना हम कराएंगे, उसके आगे की बात को आप इस लेख को पढ़िए, अपने नेताओं को फॉरवर्ड करिए, नेट पे भी ये पड़ा हुआ है, इसमें सारी चीजें स्पष्ट की है। सोशल मैनिफेस्टो, इंडियन एक्सप्रेस 1 मई 2023, और इसके अनुसार यदि राहुल गांधी कर देते हैं तो सारा समाज राहुल गांधी के पीछे चल पड़ेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो विमर्श तो राहुल गांधी बदल रहे हैं और अब यहाँ पर पुष्पेन जी का ये सजेशन है, पूजा यहाँ पर बैठी हुई है और आई एम श्योर बहुत सारे कांग्रेस के लोग हमारे कार्यक्रम को देखते भी हैं, तो वो भी इसको देखेंगे कि उन आपके जो आपने सजेशंस दिए हैं उनको किस तरह से लिया जाए। लेकिन सवाल मेरा आखिरी आपसे राकेश कपूर जी, और क्योंकि वक्त की कमी है तो आपसे आखिरी सवाल और संक्षेप में मैं आपसे जवाब देना चाह रही थी कि क्या आपको लग रहा है कि पूरे देश का विमर्श बदल रहा है? क्या ये कहना थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी कि ये अब सांप्रदायिक सियासत से सामाजिक न्याय की तरफ पूरी तरीके से बढ़ रहा है? लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, इसका फायदा लोकसभा इलेक्शन में तो मिला, क्या उसका फायदा कांग्रेस को, राहुल गांधी को विधानसभा इलेक्शन में भी मिलेगा? क्योंकि तमाम तरह के सर्वेज, तमाम तरह के आंकड़े ये बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता रात दुगनी और मतलब चौगनी जो है वो बढ़ती ही जा रही है और लोग एक उम्मीद से उनकी तरफ देख रहे हैं कि अगर कोई परेशानी है तो उसका जवाब उनको राहुल गांधी के चेहरे में नजर आता है। हाँ बुशरा जी, देखिए मैं तो हर हफ्ते कॉलम लिखता हूँ पंजाब केसरी में,
जी। मैंने जैसे पहले निवेदन किया था कि राष्ट्रीय विमर्श बदल रहा है और ये स्वाभाविक है। लोकतंत्र जड़ता में कभी नहीं जीता है। लोकतंत्र चलायमान रहता है, परिवर्तन मांगता रहता है लोकतंत्र। अब ये जो 2024 के चुनाव हुए, ये ऐतिहासिक चुनाव थे। हालांकि कांग्रेस जो है वो 100 के आसपास सिमट गई, लेकिन ये अपने आप में चमत्कार था, एक ऐतिहासिक चुनाव थे ये। क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के और भी जो टॉप लाइन लीडर्स हो, वो हो, सबने चुनाव सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ा था। कुछ सिद्धांत लाए थे, ये अग्निवीर समाप्त करना, ओपीएस लाना, ये जातिगत जनगणना करना। ये हमें ले जाता है फिर से वही नेहरू और गांधी की तरफ कि इस देश में, ये देश गांधी का देश है, गांधी का ही देश रहेगा ये। इस देश को आप किसी दूसरे को बनाने की कोशिश ना करें। सावरकर या नाथूराम गोडसे का देश नहीं है ये। उनका, वो जरूर पैदा हुए लेकिन उनकी विचारधारा यहाँ पर लोगों को स्वीकार्य नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको विचारधारा ये स्वीकार्य है। अब लेकिन जो एक देखिए, अभी हैंगओवर चल रहा है इस नीति का, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। लेकिन हिंदुत्व के अंत में हमको क्या मिला? हिंदुत्ववादी नीतियों से आम जनता को क्या मिला, सिवाय आपस में एक दूसरे से टकराए। मैंने कहा था जन्माष्टमी आज, और आज जो है वो भगवान कृष्ण का, जो मुस्लिम लोग हैं उनमें भी उनको श्रद्धा से देखा जाता है। तो ये भारत की तासीर है और विमर्श बदलना है, बदलना ही है। ये राजनीतिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप 1952 से लेकर के अब तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हर 10-15 साल में विमर्श बदल जाता है। 1967 में विमर्श बदल गया था, कांग्रेस के खिलाफ हवा चली थी, इंदिरा गांधी ने पहचाना, उसको पहचान लिया और 3-4 साल के अंदर विमर्श एक नया खड़ा कर दिया, समाजवादी विमर्श, जो कांग्रेस की मूल विचारधारा है। अब ये क्या है, ये यूपीएस, हालांकि अभी इसके टेक्निकल चीजों का विश्लेषण होगा जैसा पूजा जी बता रही थी, लेकिन क्या है ये, हम उसी तरफ तो जा रहे हैं ना। तो विमर्श तो बदल रहा है, ये बीजेपी स्वीकार कर रही है। और इस हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो भाजपा स्वीकार कर रही है अपने निर्णयों को वापस लेकर, चाहे वो वक्फ का मसला हो, चाहे लेटरल एंट्री का मसला हो, और चाहे ओपीएस का मसला हो। मैं केवल विरोध के लिए विरोध करने के पक्ष में कभी नहीं रहा हूं। यूपीएस में सिर्फ ये देखना होगा, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए कि 1990 के बाद या 1990 से पहले जितने भी लोग सरकारी नौकर बने, उनमें 25 वर्ष का क्या औसत रहा। 25 वर्ष कितने लोगों ने अपनी सर्विस के पूरे किए। 25 वर्ष से अगर 24 वर्ष है तो आप 10,000 की रेंज में आ जाएंगे। और अगर 25 साल से ऊपर है तो आपको जो है, जो लास्ट ईयर ड्रॉन सैलरी है, उसका एवरेज निकाल करके उसका आधा आपको दे दिया जाएगा। उसमें डीए भी होगा और भी सारे, हालांकि वो डी कैलकुलेशन का फार्मूला कुछ दूसरा बनाया इन्होंने इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स से। तो ये सारी बातें हैं। तो हम ये जान रहे हैं, विमर्श तो बदल रहा है, अब बदलेगा। ये सब देख लिया लोगों ने। चूंकि लोग, देखिए, राम हो कृष्ण हो, ये राजनीति के विषय नहीं है, ये राजनीति के विषय कभी नहीं रहे। और 10 साल अगर ये बने तो वो खुमार उतर चुका है। लोगों ने देख लिया कि हमें क्या मिला। बीजेपी को इस बारे में सोचना पड़ेगा। बीजेपी को अगर लंबा खींचना है तो हिंदुत्व के मुद्दे से बीजेपी लंबी नहीं खींच सकती है, क्योंकि जो भी क्लाइमेक्स होना था जो 2014 से 2024 के बीच में हो चुका है, वो सावरकर की जो हिंदूवादी नीतियां थी, वह बीजेपी का, हालांकि उनसे डिफरेंस रहा शुरू में जनसंख्या, लेकिन 10 सालों में हमने देखा उग्र हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये सारी हमने देखी, ये सारी चीजें देखी। और राष्ट्रवाद को
एक दुश्मन की जरूरत जरूर पड़ती है। तो राहुल गांधी ने जो ये मोहब्बत की दुकान खोली, असर है, ये लोगों पर असर है और स्वाभाविक रूप से असर आएगा। इसकी एक वजह ये भी है कि कांग्रेस पार्टी इज द ओरिजिनल पार्टी ऑफ दिस लैंड। कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल पार्टी है। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, महात्मा गांधी के विचारों को मानता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं हूं। तो ये बीजेपी को खुद उनके आत्मविश्लेषण करने का समय है ये बीजेपी के, ना कि अपनी शोखी बघाड़ने का। वो दौर निकल गया, ये स्वीकार करना चाहिए। और जो लोकप्रियता में जो अंतर बढ़ता जा रहा है उसका कारण यही है, क्योंकि विमर्श बदल रहा है, राजनीति का विमर्श बदल रहा है। जी बुशरा जी बिल्कुल, विमर्श बदल रहा है और साफ तौर पर यह भी लग रहा है कि हर मुद्दे पर घिरती हुई ये सरकार नजर आ रही है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये दोनों ही चरम पर हैं। अग्निवीर जैसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, ये तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जिन पर पूरी तरीके से घिरी हुई सरकार है। और एक तरह का उबाऊपन भी अब आ गया है। 10 साल लोगों ने सरकार देखी और 10 साल के बाद उनको उस तरह से वो मिला नहीं। नरेंद्र मोदी के पास भी परोसने के लिए अब कुछ नया बचा नहीं है। जो भी कुछ था, तरकश में जितने तीर थे उन्होंने सब वो निकाल दिए हैं और अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। इसीलिए उनके भाषण भी बहुत उबाऊ और बोरिंग हो चुके हैं। वो वही बात करते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, परिवारवाद की वो बात करते हैं। और आज ही मैं एक खबर देख रही थी कि जो रोहन जेटली है, अरुण जेटली के बेटे, उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जा सकता है और जय शाह जो है वो आईसीसी में वो वहां चले जाएंगे, वहां के सेक्रेटरी बन जाएंगे। तो आप ये देखिए, परिवारवाद पर कांग्रेस को चारों तरफ से घेरते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस को ना घेरते हो। और अब आप ये देखिए कि कैसे थाली में परोस कर जो उनके नेताओं के बेटे हैं उनको कैसे पोजीशंस जो है वो दी जा रही है, वो भी सबके सामने है कि उनके पास कितनी कैपेबिलिटीज हैं, कौन कौन से उनके टेस्ट हुए और कितना क्रिकेट उन्होंने खेला होगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, पुष्पेन जी, पूजा जी और राकेश जी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप तमाम टीवी लाइव के जो वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और उसकी तरह शाम में जुड़िए 7 बजे राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।